इजराइल किस तरह से टू स्टेट सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, अपने एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स के जरिए कैसे इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट को बनने ही नहीं देना चाह रहा है। इजराइल का E1 एक्सपेंशन प्रोजेक्ट क्या है, कतर के ऊपर इजराइल की रीसेंट स्ट्राइक्स। इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। इससे आपको इजराइल के पूरे खेल की एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। तो रिसेंटली इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया कि कोई पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं बनेगी। उन्होंने दावा किया कि ये पूरी जगह हमारी है, ये इजराइल की ही रहेगी, यहाँ पर हम और सेटलमेंट्स बनाएंगे और यहाँ पर जूइश लोगों को बसाएंगे। मतलब इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के आइडिया को पब्लिकली रिजेक्ट कर दिया है, टू स्टेट सोल्यूशन की वायबिलिटी को ओपनली रिजेक्ट कर दिया है। उनके माइंड में इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए कोई जगह नहीं है और वो इजराइल को और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो इजराइल की सभी पॉलिसीज आपको इसी गोल से अलाइन दिखाई देंगी। यूएस ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर टॉक्स चल रही थी, उसी समय इजराइल ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर देता है और पीस टॉक्स कोलैप्स हो जाती हैं। अभी फिर पीस टॉक्स को मीडिएट कर रहे न्यूट्रल देश कतर के अंदर इजराइल स्ट्राइक कर देता है, जिसके बाद कतर सीजफायर टॉक्स को टेम्परेरी सस्पेंड कर देता है। तो क्या ये क्लियरली इजराइल की तरफ से प्रयास नहीं है कि ये कॉन्फ्लिक्ट चलती रहे, अभी पीस ना हो? बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट चलती रहेगी तभी इजराइल को अपने ऑक्यूपेशन प्लान्स को पूरा करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इजराइल चाहता ही नहीं है कि पैलेस्टीनियंस के लिए एक सोवरेन देश बने, कि टू स्टेट सोल्यूशन इंप्लीमेंट हो। दुनिया भर के देश इंक्लूडिंग इंडिया टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन का भी यही स्टांस है। उनका मानना है कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच चल रही कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द रिजॉल्व होनी चाहिए। दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स एस्टैब्लिश होने चाहिए। जूइश लोगों के लिए इजराइल रहेगा और पैलेस्टीनियंस के लिए एक नया सोवरेन देश पैलेस्टीन बनाया जाएगा। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को मिलाकर पैलेस्टीन बनेगा, जिसकी कैपिटल ईस्ट जेरूसलम होगी, जिसके लिए जाहिर है कि इजराइल को इस एरिया से अपना ऑक्यूपेशन हटाना पड़ेगा। इजरायली ऑक्यूपेशन की बात करें तो 1967 में 6 डे वॉर के बाद इजराइल ने पैलेस्टीनियन टेरिटरीज को कब्जा लिया था। इसके बाद इजराइल ने यहाँ 250 से ज्यादा सेटलमेंट्स बनाए और 7 लाख से ज्यादा जूइश लोगों को इन सेटलमेंट्स में बसा दिया। ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन था। 1967 से पैलेस्टीनियन टेरिटरीज को इजराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो टू स्टेट सोल्यूशन के हिसाब से इजराइल को ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज को लौटाना होगा और 1967 से पहले की बॉर्डर्स को एक्सेप्ट करना होगा, जिसके लिए इजराइल बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अपने द्वारा एनेक्स की गई पैलेस्टीनियन टेरिटरीज को वो बिल्कुल भी लौटाना नहीं चाहता है, बिकॉज इजराइल के मुताबिक एक पैलेस्टीनियन स्टेट का होना उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। पैलेस्टीनियन स्टेट होगी तो यहाँ पर हमास होगा, जो कि इजराइल के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इसलिए पैलेस्टीनियन टेरिटरीज को कंट्रोल करना इजराइल के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तभी टेरिटरीज लौटाना तो छोड़िए, इजराइल अपने ऑक्यूपेशन को और एक्सपैंड करना चाहता है। इस कदर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है जिससे पैलेस्टीनियन स्टेट का क्रिएशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाए। इसी दिशा में एक कदम है इजराइल का E1 एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। ये काफी कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है। E1 प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है ईस्ट 1 प्रोजेक्ट। इसके तहत इजराइल ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स को फर्दर एक्सपैंड करना चाहता है। कुल मिलाकर इजराइल का एंड गोल है कि सेटलमेंट्स को इतना एक्सपैंड कर दो कि पैलेस्टीन का क्रिएशन पॉलिटिकली और लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल हो जाए। इसके लिए इजराइल E1 प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहता है। जेरूसलम के ईस्ट में इस एरिया को देखिए। ये एरिया रफली 12 स्क्वायर किलोमीटर्स है। सारा खेल यही होने वाला है। इस एरिया को इजराइल डेवलप करना चाहता है। यहाँ 3000 से ज्यादा नई हाउसिंग यूनिट्स बनाना चाहता है, जो वेस्ट बैंक में 250 से ज्यादा एग्जिस्टिंग सेटलमेंट्स को और मजबूत करेगा। इस एरिया को डेवलप करके इजराइल वेस्ट बैंक में स्थित अपने एग्जिस्टिंग सेटलमेंट माले अदुमिम को जेरूसलम से लिंक कर देगा। ऐसा करके इजराइल वेस्ट बैंक को बाइसेक्ट कर देगा और ईस्ट जेरूसलम को पैलेस्टीनियन एरियाज से अलग कर देगा
जिससे टू स्टेट सोल्यूशन की वायबिलिटी और कम हो जाएगी। तो इवन प्रोजेक्ट के जरिए इजराइल वेस्ट बैंक के नदन और सदर्न रीजन्स को सेपरेट करना चाहता है और ईस्ट जेरूसलम को अन्य पैलेस्टीनियन टेरिटरीज से आइसोलेट करना चाहता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट से रमल्ला और बेथलेहम के बीच का लैंड लिंक कट ऑफ हो जाएगा। अराउंड $1 बिलियन खर्च करके इजराइल इस एरिया को डेवलप करके इजरायली कंट्रोल टेरिटरी का एक कंटिन्यूअस कॉरिडोर क्रिएट कर देगा, जिससे पैलेस्टीनियंस का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। यहाँ रहने वाले लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे, वो अलग। इजराइल के द्वारा इस प्रकार का बफर जोन क्रिएट करने का प्लान इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है कि इजराइल इसे 3 दशक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया है। बार बार इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। बट इस समय अमेरिका में एक्सट्रीमली प्रो इजराइल प्रेसिडेंट होने का फायदा उठाकर इजराइल फिर से इवन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। जिनेवा कन्वेंशंस के हिसाब से इजराइल जो करना चाह रहा है वो कंप्लीटली इलीगल है। किसी भी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करके वहां अपनी पॉपुलेशन को सेटल करवाना इलीगल है। बट इजराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने कंट्रोल को कंसोलिडेट करना चाहता है। इसके लिए वो पैलेस्टीनियन लैंड को एनक्रोच करके यहाँ पर जूइश सेटलमेंट्स को एक्सपैंड करना चाहता है और पैलेस्टीनियन टेरिटरी को ज्योग्राफिकली डिवाइड करके पैलेस्टीनियन स्टेट के आइडिया को हमेशा के लिए दफनाना चाहता है। वैसे भी पैलेस्टीन की सोवेनिटी को आउटराइट रिजेक्ट करने में इजराइल जरा भी हेजिटेट नहीं करता है। तो यदि इजराइल ऐसा कुछ करे जो कि एक सोवरेन पैलेस्टीन स्टेट की फिजिबिलिटी को समाप्त कर दे, तो इसमें बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए। क्लियरली एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट को बनने न देना इजराइल के वेस्ट बैंक एक्सपेंशन प्लान के पीछे की वजह है। अब इजराइल को अपने इस एक्सपेंशन प्लान को आगे बढ़ाने का मौका कब मिलेगा? ऑब्वियसली जब कॉन्फ्लिक्ट लंबी खिंचे, युद्ध जारी रहे, सीजफायर ना हो, केवल तभी इजराइल अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर पाएगा। शांति हो गई तो क्या बोल के ऑल लैंड एनेक्स करेगा? इसलिए कॉन्फ्लिक्ट जारी रहे इजराइल ये इंश्योर करेगा। अब आप समझ गए होंगे कि इजराइल ने सडनली कतर की कैपिटल दोहा में एयर स्ट्राइक्स क्यों की। हमास के लीडर्स दोहा में एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में थे। वो सीजफायर टॉक्स के बीच में थे, तभी इजरायली मिसाइल्स रेसिडेंशियल कंपाउंड पर आकर गिरी। इजराइल का निशाना था हमास का चीफ नेगोशिएटर खलील अल हया, बट वो बच गया। हालांकि इजरायली हमले ने सीजफायर टॉक्स को खराब कर दिया। कतर, जो कि एक न्यूट्रल देश है और यूएस का एलाय है, वो सीजफायर टॉक्स को मीडिएट करवाने में एक अहम रोल प्ले कर रहा था। इजराइल ने बिना किसी प्रायर वार्निंग के कतर की सोवेनिटी को वायलेट करते हुए उसकी राजधानी में स्थित रेसिडेंशियल कंपाउंड के ऊपर मिसाइल्स दाग दी। पार में बने रहने के लिए नेतन्याहू वॉर को हर हाल में जारी रखना चाहते हैं। कतर स्ट्राइक्स में ये इंटेंट क्लियरली दिखाई दिया। इजराइल द्वारा कतर के ऊपर स्ट्राइक्स और इवन प्रोजेक्ट के जरिए वेस्ट बैंक को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश ने रीजनल अलायंसेस को स्ट्रेन कर दिया है। इजराइल ने तमाम जस्टिफिकेशंस दिए कि वो विक्टिम है, अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है, हमास को जड़ से मिटाना चाहता है, जेरूसलम में हमास सिंपैथाइजर्स द्वारा की गई शूटिंग का बदला ले रहा है, इत्यादि। नेतन्याहू के अनुसार जिस प्रकार आतंकवादी लादेन को मारने के लिए अमेरिका पाकिस्तान में घुसा, उसी प्रकार हमास टेररिस्ट को मारने के लिए इजराइल भी किसी भी देश में ऑपरेशन करेगा। नेतन्याहू के इन जस्टिफिकेशंस के बावजूद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इजराइल की इम्प्यूनिटी और ओवररीच को कंडेम किया। इजराइल के ऊपर पीस नेगोशिएशंस को डिस्टर्ब करने का आरोप लगाया। जिस प्रकार इजराइल अपने एग्रेशन के जरिए इंटरनेशनल नॉर्म्स को वायलेट कर रहा है, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अलायंस तक की सोवेनिटी को डिस्ट्रिगार्ड कर रहा है, डिप्लोमेसी के बजाय मिलिट्री एक्शंस को प्रायोरिटी दे रहा है, उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। एंटी इजराइल स्टांस बढ़ता जा रहा है। पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज करने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी हाल ही में पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर लिया। अब्राहम एकॉर्ड्स के जरिए जिन अरब स्टेट्स के साथ इजराइल के संबंध नॉर्मलाइज हो गए थे, वो भी अब इजराइल को क्रिटिसाइज करने लगे हैं। ग्लोबल परसेप्शंस शिफ्ट होने लगे हैं। कतर के ऊपर स्ट्राइक्स ने सबको शॉक कर दिया, क्योंकि कतर, ईरान,
सीरिया, पैलेस्टीन, यमन, इराक और लेबनान की तरह इजराइल का कोई एडवर्सरियल देश नहीं है। कतर तो एक न्यूट्रल देश है जो यूएस का एलाय है। इसलिए ये अटैक बहुत से लोगों को एक बिट्रेयल की तरह लगा। इजराइल को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की मांगें बढ़ती जा रही हैं। इजराइल के एक्शन से अब्राहम एकॉर्ड्स में क्रैक देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन को अंडरमाइन करने का भरसक प्रयास कर रहा है, उससे अमेरिका के लिए भी खुलकर इजराइल को सपोर्ट करना मुश्किल होता जा रहा है। कतर वो देश है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को प्लेन गिफ्ट किया और वो डिप्लोमेटिकली कितना ज्यादा कोऑपरेट कर रहा है, और नेतन्याहू ने उसी देश की सोवेरेनिटी को वायलेट किया। पीस ब्रोकर की कैपिटल को बॉम्ब कर दिया। इवन प्रो इजरायली प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कहना पड़ा कि वो कतर के ऊपर हुई इजरायली स्ट्राइक से खुश नहीं हैं। तो इजराइल के द्वारा वॉर को खींचने की कोशिशों के कारण मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ेंगी और अमेरिका के लिए रीजन में अलायंसेस को बैलेंस करना कठिन होता जाएगा। नेतन्याहू जिस प्रकार पावर को कंसोलिडेट करने के लिए टेरिटोरियल गेन्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ये वॉर को एस्केलेट कर रहा है, पीस को डिले कर रहा है और हॉस्टेजेस की लाइफ्स को खतरे में डाल रहा है। इसी वजह से इंटरनेशनल कंडेमनेशन के साथ साथ नेतन्याहू सरकार को डोमेस्टिक बैकलैश का सामना भी करना पड़ रहा है। 48 इजरायली सिटीजन्स अभी भी हमास के कब्जे में हैं। उनकी फैमिलीज नेतन्याहू की मिलिट्री स्ट्रैटेजी और एंडलेस वॉर से फ्रस्ट्रेट हो रही हैं। इकोनॉमिक स्ट्रेन से परेशान इजरायली सोसाइटी भी डी एस्केलेशन की मांग कर रही है। इससे नेतन्याहू गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस प्रकार नेतन्याहू सत्ता में बने रहने के लिए अपनी जनता का रेजिलियंस टेस्ट कर रहे हैं, देर सवेर ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकता है।